आज हम लोग न्यूट्रिशन के एक खास टाइप पे बात करेंगे जिसे कि कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह का न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स दैट मीन हमारे शरीर के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये न्यूट्रिशन जो है इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए वो या तो जैसे कि पेड़ पौधे की अगर बात करें तो या तो वो खाना अपने अंदर खुद पका लेता है फोटोसिंथेसिस के मदद से, जैसे पेड़ पौधे अपना खाना खुद पका लेता है, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है जो कि अपना खाना खुद नहीं पका सकता है, उसे क्या करना होता है, उसे उन पेड़ पौधों को खाना पड़ता है या किसी दूसरे ही ऑर्गेनिज्म को खाना पड़ता है, तब जाके उसे एनर्जी मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि हम किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर डालते हैं और उसे इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके, उसे हम कंज्यूम कर सके, तो उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब देखिए, ये जो हेटेरो शब्द है इसका मतलब है डिफरेंट, अलग, और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट। तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होगा उस तरह का नरिशमेंट जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से आता है। तो इस तरह से अगर हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे ये इस तरह का न्यूट्रिशन है जहां पर कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ही ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए, दूसरे ही किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि इस जंगली भैंसे को अगर आप देखें तो ये खाने के लिए घास पे डिपेंडेंट है, पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर। अगर आप शेर को देखें तो वो शेर इस जंगली भैंसे को खा रहा है, तो अब ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो गया खाने के लिए। तो शेर में भी जो न्यूट्रिशन होगा वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। ये ऐसा नहीं कि मल्टी सेल्यूलर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ही दिखता है, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी दिखता है। देखिए, जो भी अपने शरीर के अंदर अपना खाना खुद नहीं पकाता हो तो वहां जो न्यूट्रिशन हो रहा होता है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होगा। अगर फूड बाहर से आता है और वो उसे कंज्यूम करता है वो ऑर्गेनिज्म, तो फिर उस तरह का न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। यहां पर हम कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आपको फिगर में एक एमीबा दिख रहा है। चलिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये जो एमीबा है, ये एमीबा इस पैरामीशियम को खाएगा। देखिए, इसके लिए फिंगर जैसा, उंगलियों जैसा दो यहां पर बाहर निकला जो कि इस तरह से मुड़ गया और अंदर कैविटी बनाया, जिस कैविटी के अंदर ये पैरामीशियम ट्रैप्ड हो गया। अब ये क्या करेगा, ये इस पैरामीशियम को, ये एमीबा इसे डिसइंटीग्रेट करेगा और जो भी जरूरी चीजें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो इसके साइटोप्लाज्म में वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जिस चीज की जरूरत नहीं है, वो मटेरियल जिसकी जरूरत नहीं है, उसे ये एमीबा अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यहां पर इसी का हम थोड़ा सा एनिमेशन देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा फिगर देख लेते हैं कुछ। यहां पर एक फूड पार्टिकल जो है इस एमीबा के पास आया, तो एमीबा से दो उंगलियों जैसा पार्ट यहां से बाहर निकला जिसे कि स्यूडोपोड्स कहा जाता है। अब यहां पर ये स्यूडोपोड्स क्या करता है, ये इस खाने को पूरी तरह से ढक लेता है और बीच में एक कैविटी बनाता है जिसे कि फूड वैक्यूल कहा जाता है। फिर क्या करता है, ये इसे डिसइंटीग्रेट करता है, इस खाने को डिसइंटीग्रेट करता है, और फिर जो भी जरूरी चीजें हैं इसके साइटोप्लाज्म में रह जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और जो भी अनवांटेड चीजें, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो यहां से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो एमीबा है इसके अंदर इस तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यहां पर भी जो न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। पैरामीशियम के बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे धागा जैसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि हिलते डुलते रहता है। पैरामीशियम एक ही पॉइंट से अपना खाना इनटेक करता है, तो इसके आसपास अगर कोई खाना आता है, फूड लाइक कुछ भी आता है, तो इसके जो उंगलियों जैसा, धागा जैसा छोटे छोटे पार्ट इसके बॉडी से जो निकला हुआ है, ये क्या करता है, उसे धकेलते हुए जहां से ये खाने को इनटेक करता है वहां तक ले जाता है। फिर ये इस खाने को एनगल्फ कर लेता है, ये इसे निगल लेता है और फिर इसे डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ही सिंपल तरीके से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमें दिखता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स होते जाता है, जितना बड़ा होते जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में
इतना सिंपल न्यूट्रिशन नहीं होता है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा होने के कारण क्या होता है कि अलग अलग बॉडी पार्ट बना हुआ रहता है जो कि स्पेसिफिक काम करता है। इसके लिए इसका जो सिस्टम होता है, न्यूट्रिशन का जो सिस्टम होता है, या बाकी जो भी प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस है, उसका जो सिस्टम होता है, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन पे हम जो बात करेंगे, ये ह्यूमन बीइंग्स के जो न्यूट्रिशन है इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर डाइजेशन के लिए या न्यूट्रिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि मुंह से शुरू होता है और एनस तक जाता है, मतलब मल द्वार तक जाता है। ये जो पूरा कनाल है इसे हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। इस तरह से खाना मुंह से आता है, एसोफेगस होते हुए, फिर स्टमक होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए ये यहां से एनस से बाहर निकल जाता है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल का 5 अलग अलग पार्ट से हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुंह, फिर एसोफेगस, एसोफेगस ये वाला पार्ट है, मुंह से लेके स्टमक तक का पार्ट है, फिर आगे स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो बात करते हैं माउथ की। सबसे पहले हम खाना अपने मुंह में डालते हैं और मुंह में डालने के बाद हम उसे चबाते हैं और चबाने के बाद निगल लेते हैं। तो ये जो चबाना है इसका क्या खास रोल है, देखें। हम मुंह में खाना जो चबाते हैं दांतों से दबा के, जो इसे क्रश करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, फूड अगर बड़े बड़े पार्टिकल के तौर पे होगा तो इसे डाइजेस्ट करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि जो भी एंजाइम्स या जो भी एसिड इस पे काम करेगा पूरी तरीके से, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर यही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो एंजाइम सही तरीके से इस पे ऑपरेट कर पाएगा। तो दांत का जो रोल है, जो कि खाने को क्रश कर देता है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि खाना जो है छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाए, जिससे कि इसे डाइजेस्ट करना आसान हो। जो भी एंजाइम्स है या जो भी एसिड है वो सारे सही तरीके से उस पे ऑपरेट कर सके, इसीलिए दांत जो है उसे सबसे पहले, उस खाने को सबसे पहले क्रश करता है। और हमारे मुंह से निकलता है लार, जिसे कि सलाइवा कहा जाता है। ये सलाइवा क्या करता है, फूड को वेट करता है, मतलब भिगो देता है, क्योंकि जब एसोफेगस से पार होगा या एलिमेंट्री कनाल के बाकी जगहों से पार होगा तो वहां पर वो खाना जितना सॉफ्ट रहेगा वो उतनी आसानी से वो प्रोपगेट कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। तो सलाइवा क्या करता है, खाने को वेट कर देता है, जिससे कि स्मूथली वो आगे पास कर पाता है। अब सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होता है, मेनली एमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो कुछ देर चबाने के बाद वो खाना मीठा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो मीठा नहीं लगता, क्योंकि उसमें स्टार्च रहता है जिसमें कि किसी भी तरह का मीठापन नहीं होता है। लेकिन जितना हम चबाते जाते हैं उसमें लार निकलते जाता है, वो लार खाने के साथ मिलते जाता है और वो वहाँ उस लार में जो अमाइलेज होता है, अमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है और तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करता है। और ये शुगर जो है इसमें मीठापन होता है, तो इसीलिए खाना बहुत देर तक चबाने से हमें वो मीठा लगता है। आगे बढ़ते हैं, एसोफेगस। इसका रोल सिर्फ इतना है कि मुंह से खाना इस तरह से एसोफेगस होते हुए यहां स्टमक तक पहुंचता है। तो यहां पर ये जो हिस्सा है, ये जो पाइप जैसा हिस्सा है, इसे एसोफेगस कहा जाता है। एक छोटा सा हम यहाँ पर एनिमेशन देख लेते हैं कि एसोफेगस का जो लाइनिंग है, यहाँ पर मसल्स होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और खाने को आगे पहुंचाता है। इस तरह से पहुंचाते हुए ये इसे स्टमक तक ले जाता है और स्टमक तक पहुंचने से पहले यहाँ पर एक वाल्व जैसा मसल रहता है, जो कि एक स्फिंक्टर है, जिसे कि एसोफेगल स्फिंक्टर कहा जाता है। तो इस एसोफेगल स्फिंक्टर को पार करते हुए ये स्टमक तक पहुंचता है। यहाँ पर स्टमक का एक क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं। स्टमक का जो वॉल होता है, इनर वॉल होता है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां से छोड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है और फिर पेप्सिन नाम का एक एंजाइम सिक्रेट करता है और ये म्यूकस भी बनाता है। चलिए एक एक करके इनका रोल देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये जो खाना है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो स्टमक तक पहुंचा है, यहां पर मैं दिखा दूं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये स्टमक है। तो जो खाना स्टमक तक पहुंचता है उसे एसिडिक नेचर का बना देता है, एसिडिक मीडियम में ले जाता है उसे। तो एसिडिक नेचर में होने के कारण क्या होता है, जब ये एसिडिक बन जाता है तो फिर पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो बेहतर तरीके से काम कर पाता है उस खाने पे। और एसिड साथ ही साथ बहुत सारे पैथोजेंस को, जो खाने के साथ हम निगल लेते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस को भी मार लेता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
और म्यूकस का रोल क्या है? देखिए, हमारा जो स्टमक है, स्टमक का इंटरनल पार्ट जो है ये भी प्रोटीन से ही बना हुआ है, अलग अलग तरह के मसल्स से बना हुआ है, अलग अलग तरह के टिश्यू से। पेप्सिन उस प्रोटीन को भी डाइजेस्ट ना कर ले और एसिड वहां पर असर ना डाले, इसीलिए इसके इनर लाइनिंग में, स्टमक के अंदर वाले हिस्से में क्या होता है, म्यूकस का लाइनिंग बन जाता है। म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है इस तरह से। अब स्टमक से फूड, जो खाना यहां पर जो आया, उसके बाद ये खाना जो आगे बढ़ता है ये एग्जिट करता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए यहां पर इन दोनों के बीच में, यहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहां पर ये स्टमक है, इन दोनों के बीच में एक वल्व जैसा मसल होता है। इस वल्व जैसे मसल को स्फिंक्टर मसल कहा जाता है। तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर मसल होता है। हमने देखा था एसोफेगस और स्टमक के बीच में भी एक स्फिंक्टर मसल होता है। इस स्फिंक्टर मसल को एसोफेगल स्फिंक्टर कहा जाता है। तो यहां पर भी एक वाल्व होता है जो कि कंट्रोल करता है स्टमक से खाना किस रेट से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। यह खाना बहुत धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, बहुत लंबा पार्ट है। यहां पर देखिए कितना कॉयल किया हुआ है, कितना मुड़ा हुआ है, ये बहुत लंबा है और एक छोटे से जगह पे ये है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा ये कॉम्पैक्ट स्पेस में जो है ये कॉयल बनाया हुआ है। अब देखिए जो हार्बीवोर्स है, हार्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हार्बीवोर्स क्या है, ये पत्तियां खाता है, घास पत्तियां खाता है, जिसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में काफी ज्यादा समय लगता है, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, ताकि ये ज्यादा देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहे खाना और उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो पाए सेल्यूलोज का। लेकिन जो मीट ईटर्स होता है, दैट मीन कार्निवोर्स, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है, क्योंकि मीट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो जिसके कारण कि लंबा या बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होने का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का। यहां पर लिवर और पेंक्रियाज से अलग अलग तरह का सिक्रेशन आता है, अलग अलग तरह का फ्लूइड यहां पर आता है। सबसे पहले देखिए, लिवर जो है ये बाइल जूस नाम का एक फ्लूइड सिक्रेट करता है, जो कि जो खाना यहां स्टमक में था, जो कि एसिडिक नेचर का था, उसे अल्कलाइन नेचर का बना देता है, जिससे कि आगे जब पेंक्रियाटिक सिक्रेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से उस पे काम कर पाए, इसके कारण ये सबसे पहले से अल्कलाइन नेचर का बनाता है। अब बाइल जूस में कुछ सॉल्ट्स होता है जो कि बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को, मतलब इस तरह के बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ताकि एंजाइम्स जो है प्रॉपर तरीके से इसमें काम कर सके। अब पेंक्रियाज जो है ये पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स होता है, जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज रहता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है या फैट को डाइजेस्ट करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना जूस, मतलब अपना जो फ्लूइड है, इसे सिक्रेट करता है। इसके वॉल में बहुत सारे ग्लैंड्स होता है जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करता है। इस इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होता है जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब तक डाइजेस्ट हुआ, इस डाइजेस्टेड फूड को विल्ली नाम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहां पर आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो है ये एक विल्ली है, ये एक विल्ली है, ये भी एक विल्ली है। तो इस तरह से बहुत सारे विल्ली होते हैं यहां पर, जो कि इस डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करता है। और इस विल्ली के साथ एसोसिएटेड होता है बहुत सारे ब्लड वेसल्स, जो कि उस अब्जॉर्ब्ड खाने को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना पहुंचता है जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है, बाकी तो अब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है ये लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, पानी को अब्जॉर्ब करता है, सिर्फ जो भी बचा हुआ अनअब्जॉर्ब्ड फूड है उसमें जो भी पानी बचा हुआ है उसे ये अब्जॉर्ब कर लेता है। और रेस्ट मटेरियल जो है, उस रेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देता है एनस के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से।
और ये जो एग्जिट है, जो कि मलद्वार से बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड फूड, इसे रेगुलेट करता है एनल स्फिंक्टर नाम का मसल। स्फिंक्टर मतलब वो वल्व लाइक मसल है, तो एनल स्फिंक्टर नाम का मसल उसे रेगुलेट करता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये जो अब्जॉर्ब्ड फूड है, जो कि इस पूरे प्रोसेस में अब्जॉर्ब हुआ, बॉडी अब्जॉर्ब किया, उस अब्जॉर्ब्ड फूड को केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि अब्जॉर्ब फूड के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो इसके लिए अब हमें जानना होगा कि हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, ये पूरा रेस्पिरेशन का पार्ट है कि हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन जाके रिएक्ट करता है, एनर्जी रिलीज करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का, दैट मीन स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गेट बाय।